नोएडा की सेक्टर 63 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में फर्नीचर और गद्दे बनाने का काम होता था। दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये नोएडा के सेक्टर 63 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 63 फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। H468 स्थित कंपनी में आग लग गई और कंपनी में फर्नीचर और गद्दे बनाने का काम होता था। मौके पर लगभग आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। लगातार जद्दोजहद जारी है कि आग को बुझा लिया जाए, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो कि फर्नीचर तेजी से आग उसमें फैलती है, ऐसे में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, कब से आग लगी हुई है और कुछ काबू इस पर पा सके या नहीं? जी देखिए, आपको बता दूं लगभग करीब 20 मिनट से आप तस्वीरों में देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 63 स्थित जो एफ ब्लॉक है 468, वहाँ पे फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। आपको बता दें आग इतनी भीषण है कि आसपास में नजदीक की 2 फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने भी आग को अपनी चपेटे में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि यह जो फैक्ट्री है, बताया जा रहा है कि ये फर्नीचर और गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें अचानक आग लगी। आग लगने की वजह कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि वजह क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें अभी भी मौके पे लगभग आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं जो मौजूद हैं और अभी भी आग को बुझाने की जिद्दोजहद जारी है। लेकिन आग इतनी भीषण है कि जो नजदीक की 2 फैक्ट्रियां और थी जिनके अंदर प्लास्टिक वह खिलौने बनाने के काम किया जाता था, उनको भी आग ने अपनी चपेटे में ले लिया। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। आग पर काबू पाने की जिद्दोजहद लगातार दमकल विभाग की गाड़ी द्वारा जो है किया जा रहा है, दमकल विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आग लगी हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आग जो है प्लास्टिक की, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके तो अंकित, क्या कुछ और दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई जाएंगी? क्योंकि अगर चुनौती लगातार बनी हुई है तो आसपास के जो बिल्डिंग दिख रही है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। जी देखिए, आपको बताऊं लगभग जिस तरीके से आग ने नजदीक की फैक्ट्री को अपने चपेट में लिया है, कहीं इससे जो है डर का भय बना हुआ है। क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ी अभी लगभग आधा दर्जन ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है जो आग को बुझाने की जिद्दोजहद में लगी है। वहीं जो फायर ब्रिगेड द्वारा, दमकल विभाग द्वारा लगातार गाड़ियों को और भी बुलाया जा रहा है। बताया जा रहा है लगभग अगर जरूरत पड़ी तो 1 दर्जन गाड़ी अभी मौके पर मौजूद होंगी। लेकिन यह अभी इसमें राहत की बात यह है कि अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से रात को फैक्ट्री में आग लगी थी तो वहां पे बताया जा रहा है जो लोग काम कर रहे थे, जो फर्नीचर वह खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वह समय के अनुकूल वहां पे निकल गए थे, जिसके कारण कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरीके से आग पे बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती जरूर बन गई है। नजरें बनाए रखिएगा। अंकित, शुक्रिया आपका अभी की जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जालौन की, जहां पर बाढ़ का कहर जारी। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ ने एक प्रेग्नेंट महिला का रेस्क्यू किया। महिला को जलमग्न इलाके से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान पुलिस और एसडीएम माधोगढ़ समेत पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद रहा। ये मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के सिद्धपुरा का है। ये भी पल यादगार पल है। तो बाढ़ग्रस्त इलाका है और एक महिला थी जिसको लेबर पेन हुआ, उसको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक बच्ची को उसने जन्म दिया। जालौन में नदी उफान पर है। गांव में बाढ़ के हालात हैं। नदी का पानी खेतों, घरों और सड़कों पर आ गया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने एक छात्र का रेस्क्यू किया। दरअसल बाढ़ग्रस्त इलाके में छात्र को परीक्षा के लिए निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। छात्र झांसी परीक्षा देने जा रहा था। यहाँ पर कुठौंद और रामपुरा क्षेत्र में सड़कें जलमग्न हो गई। दूसरी तस्वीर में जालौन में बाढ़ से तबाही को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों और आपदाग्रस्त इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कालपी के तटवर्ती इलाकों में ये राहत सामग्री बांटी जा रही है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार करने वाली है। गंगा का जलस्तर यहां पर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी ये 70.94 मीटर से ऊपर है, जबकि इसका डेंजर लेवल 71.37, यानी कि मामूली फर्क अब बचा है, मात्र 0.42 मीटर का। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहां पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीमें घाटों को और निचले इलाकों में तैनात की जा चुकी हैं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं वरुणा नदी भी उफान पर है। वाराणसी के निचले इलाकों में नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिसके कारण यहां पर लगातार गश्त की जा रही है।
दिक्कत होती है भैया, न सब्जी मिलता है, न दूध मिलता है, लोग रोगी हैं, उनको दवा भी नहीं मिल पाता है। और मतलब 1 साल की तो है नहीं, हर साल परेशानी होती है। तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो उनको तो कुछ करना ही चाहिए। वहीं गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं यहां पर गोमती नदी भी उफान पर है, जिससे औड़ियार के पास के गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रशासन यहां पर फौरी राहत के लिए काम कर रहा है। तो आप देखिए, जिस तरीके से खेत हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। बांदा में केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। पानी सड़क पर पहुंच गया है, जिससे बांदा बहराइच राजमार्ग 13 पर वाहनों का आवागमन बंद करना पड़ा। वहीं जिले के करीब 50 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। यहां पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कौशाम्बी में यमुना नदी में बाढ़ के कारण चायल तहसील के कई गांव में बाढ़ चपेट में है। 6 गांव का संपर्क टूट गया। यहां पर बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। खेत और सड़कें जलमग्न हैं। गांव के लोगों को नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। प्रयास करते रास्ता बना। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज इटावा में चंबल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और गांव वालों के बीच राहत सामग्री बांटी गई। उन्होंने बड़पुरा ब्लॉक के बसवारा गांव का दौरा किया, लेकिन इसी दौरान गांव वालों ने राशन वितरण को लेकर सवाल खड़े किए। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यहां के लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं किया और जब टेंडर ही नहीं किया तो भी घोटाला कहां से हुआ। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि इस योजना में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया है। आपको मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि आप पूछिए कि क्या किसी सरकार ने पाइप सप्लाई के लिए कोई टेंडर किया है उत्तर प्रदेश में? टेंडर पाइप सप्लाई का उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। जब नहीं किया तो घोटाला कहाँ पे भैया। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने अब्बाजान वाले बयान पर कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सम्मानजनक शब्द को प्रयोग करना चाहिए और जो बातें समाज हित और देश हित में हो वही कहनी चाहिए। शिवपाल ने ये बातें फिरोजाबाद में कही। नेताजी के साथ मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, बहुत लंबे समय। तो नेताजी तो हमारे आदर्श हैं, आदर्श है। और जीवन में मैंने नेताजी की हर बात मानी। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसके हमेशा मुख से सम्मानजनक कोई न कोई भी शब्द अगर निकले तो ऐसा शब्द निकले जिससे समाज के लोग पसंद करें। ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन जारी है। बिजनौर में पार्टी के सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। यहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी इस समय हताशा में है और उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। इतना पैसा उनके पास है कि उसको वो लगाने का काम करेंगे। तो ये सबको मालूम है कि पैसा इकट्ठा किस लिए किया है, लगाने का काम किया, वो कहाँ करेंगे। बीजेपी परेशान है, इसीलिए आप देख रहे हैं इधर उधर, कहीं इधर देखती है, उधर देखती है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में ग्रेटर नोएडा के जेवर में महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंचे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां पर लोक संगीत रागिनी का आयोजन किया गया था, जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इधर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार वैभव सिंह अपने गृह जिले गोंडा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया।
गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बारिश में स्टंट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान प्रताप विहार में स्टंट कर रहे 3 वाहनों पर 20-20 हजार रुपए के जुर्माने को लगाया गया। ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई। आप देखिए किस तरीके से गाजियाबाद की तस्वीरें वायरल होने, इसके बाद इस पूरे वीडियो के बाद इन लोगों को चिन्हित करके इन पर जुर्माना लगाया गया। प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के भीतर खाके का कितना खौफ है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। शामली के कैराना में 4 गैंगस्टर ने थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस दौरान सभी ने हाथ ऊपर उठा रखा था। ये सभी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। इनके नाम एहसान, गुफरान, इरफान और जुल्फान है। क्या कोई किसी का लालच दबाव है यहाँ पर जाए? थाना कैराना क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही के चलते आज थाना कैराना पर गैंगस्टर एक्ट के वांछित 4 अभियुक्तों के द्वारा थाने पर आकर स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है और इन चारों अभियुक्तों पर पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी ग्राम रामड़ा थाना कैराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस आत्मसमर्पण से पूर्व 22 अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में आत्मसमर्पण थाने पर आकर किया जा चुका है। और हमीरपुर में बीच सड़क पर उस वक्त हंगामा मच गया जब ऑटो मालिक अपने ऑटो चालक को चप्पलों से पीटने लगा। दरअसल चालक बिना बताए घर से ऑटो उठा ले गया था। स्टैंड पर चप्पलों से पिटाई होती देख पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का है। तो हमीरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ऑटो मालिक ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। मथुरा के थाना बलदेव पुलिस ने जहरीला सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 10,000 लीटर नकली दूध मौके से बरामद भी किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से नकली दूध बनाने की भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के 4 युवक एक परिवार की 3 नाबालिग बेटियों को बहला फुसलाकर भगा ले गए। मामले की जानकारी तब हुई जब लड़कियों के पिता ने घटना के कई दिन बाद बीते 6 अगस्त को पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने तीनों नाबालिग बहनों को बरामद कर लिया है। साथ ही चारों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार भी किया है, जबकि पकड़े गए आरोपी के बाकी 3 साथियों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। वहीं पुलिस तीनों नाबालिग बहनों से भी पूछताछ कर रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे छात्र की जगह टीजीटी की परीक्षा देने के फिराक में था, लेकिन मुख्य गेट पर चेकिंग के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उसके पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरनगर में समाधान दिवस पर आम लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों की संवेदनहीनता सामने आई है। दरअसल भाजपा से 2 बार विधायक रहे सुरेश तितौरिया अपनी समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचे थे, लेकिन हर बार की तरह जब तहसीलदार ने उन्हें टरकाने की कोशिश की तो पूर्व विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने तहसीलदार को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। इसके बाद तहसीलदार ने भी जिलाधिकारी के सामने ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालात पूर्व विधायक और तहसीलदार के बीच हाथापाई तक पहुंच गए। आरोप है कि पूर्व विधायक अपने काम को लेकर पिछले 2 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे और इसीलिए जब कोविड काल के बाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया तो पूर्व विधायक एक बार फिर अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। समस्या तो वैसे पब्लिक की है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समस्या भी थी। व्यक्तिगत समस्या है कि हमारे पिताजी के निधन को जो है आज 20 महीने हो चुके, 21 महीने, और उनकी वसीयत है और वसीयत जो है उसमें वसीयत के अनुसार के नाम दर्ज होने थे, विरासत दर्ज होनी थी, मेरे भाइयों के नाम ज़मीन होनी है, ठीक है। उसमें 3 हिस्से होने थे। मैंने तो अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ दिया। मैंने बताया क्या उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो लेकिन उसमें बार बार जो है परेशान किया जा रहा है 1.5 साल से। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई। यहाँ पर सीएचसी पट्टी में आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने लोकार्पण किया। इस दौरान वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। सीएमओ इस मौके पर सीएमओ अरविंद श्रीवास्तव मौजूद रहे।
बिजनौर में बदमाशों का कहर बढ़ रहा है। देर रात बदमाशों ने मंडावर थाना क्षेत्र में एक चौकीदार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों ने इलाके के चौकीदार को बंधक बना लिया और उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई, जिससे चौकीदार की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के अधिकारी और मृतक चौकीदार के परिजन पहुंचे। पुलिस हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहृत 4 साल के मासूम बच्चे को सकुशल बरामद करने में कामयाबी पाई है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आए आरोपी के मुताबिक उसने अपनी सौतेली बहन से बदला लेने के लिए बच्चे के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की पहचान रोशन के रूप में हुई है, जो कि एटा का रहने वाला है। आपको बता दें कि रोशन ने बच्चे का अपहरण बीते 4 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास से की थी। यहीं पर आरोपी रोशन की सौतेली बहन का ससुराल है। जौनपुर पुलिस की एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने की कहानी विवादों में फंसती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक उसने हिस्ट्री शीटर और 25,000 के इनामी बदमाश ओम प्रकाश पांडे को रविवार की सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जबकि लोगों के मुताबिक शनिवार की दोपहर में हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश खुटहन थाना क्षेत्र में कुछ सामान खरीदने गया था। इसी दौरान उसकी दुकानदार से बहस हो गई। मामला बढ़ता देख लोगों ने पुलिस बुला ली और मौके पर पहुंची पुलिस ओम प्रकाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कई लोगों ने वीडियो भी बनाया, जो अब पुलिस की एनकाउंटर वाली कहानी पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसमें इनामी बदमाश घायल हुआ है। और अब बात करते हैं बहराइच की, जहां पर 1,75,00,000 की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 175 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। भारत नेपाल सीमा एसएसबी की टीम ने गिरफ्तारी की है। बहराइच के भारत नेपाल सीमा के रुपई डीहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए गाजियाबाद के मंदिर में पूजा अर्चना की गई और ये पूजा क्रिकेटर सुरेश रैना ने की। यहां प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में नीरज चोपड़ा के लिए उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान सुरेश रैना अपने परिवार के साथ मंदिर में मौजूद रहे।